नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और आज हम बात करेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 के आरपीएस पाम की। आरपीएस पाम में किस तरह की समस्याएं हैं, वहां के लोगों का आखिर कहना क्या है। चूँकि 8 साल से ज़्यादा पोजीशन मिले उनको हो गए हैं फ्लैट धारकों को। जितने भी सोसाइटी के लोग हैं हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं उसको शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का मकसद है वॉइस ऑफ फरीदाबाद का। और शुरुआत आपसे करते हैं मैम, किस तरह से देखते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार ग्रेटर फरीदाबाद में बार बार सवाल उठते हैं, आवाज़ें उठती हैं, आंदोलन प्रदर्शन इस तरह के होते रहते हैं। नमस्कार सर, मैं 16 सेक्टर से फरीदाबाद से इधर शिफ्ट हुई थी 2016 में। तो हमने सोचा था कि सेफ साइड मिलेगा, बच्चे आराम से रहेंगे, खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वर्किंग वुमेन से आराम से काम करेंगे। लेकिन शुरू में साल 6 महीने जब पब्लिक बहुत कम थी तब तक सब ठीक ठीक था। जैसे जैसे यहाँ ऑक्यूपेशन बढ़ता गया, लोग शिफ्ट होते गए, हालात बद से बदतर होते चले गए, क्योंकि बेसिक सुविधाएं यहाँ कुछ भी नहीं है। होल ग्रेटर फरीदाबाद और आरपीएस पाम्स का तो मेरे ख्याल से सबसे बुरा हाल है, क्योंकि एक बेसिक चीज़ होती है एसटीपी, वो इस सोसाइटी में नहीं है। बिजली पानी नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं सोशल वर्क की तरफ बढ़ी कि इतनी समस्याएं हैं, इनका समाधान हर जो फ्लैट धारक है वो अकेले तो नहीं कर सकता, कलेक्टिव तो कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा। वहाँ भी हमें बहुत समस्या आई, क्योंकि आज जो प्रशासन यहाँ काम कर रहा है वो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। आपको बिल्डर भी मना नहीं करेगा कि काम नहीं होएगा, आपको बिल्डर की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी मना नहीं करेगी, आश्वासन देंगे। लेकिन आज 8 साल में एक भी आश्वासन मुझे पूरा होते हुए नहीं दिखा। ड्यू टू दिस रीज़न मैंने ये किया कि जब तक हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ नहीं बनाएंगे नगर निगम में, तब तक इन समस्याओं के लिए हम आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि मैंने बार मैं वार्ड कमेटी मेंबर भी हूँ, मैंने बार बोला कि सोसाइटी के लिए आप लोग क्यों कुछ नहीं करते। सोसाइटी के लोग सारे टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ से लेने लगे, सब कुछ पे करने के बाद भी ये कहते हैं कि नहीं, आप एमसीएफ में पूरी तरह मर्ज नहीं हो तो आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। मेरे मुंह से शब्द यही निकलते हैं कि आप तो पाकिस्तान जैसा व्यवहार करते हो सोसाइटियों के साथ। सिर्फ वोटिंग के लिए सोसाइटियां हैं, उनको राइट्स कुछ भी नहीं है। राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, यहाँ से पैसे जरूर वसूले जा रहे हैं, चाहे बिल्डर की बात करें, चाहे जितने भी नगर निगम की बात करें, टैक्स हो या मेंटेनेंस चार्ज हो, सब कुछ वसूले जाते हैं। रोड की फैसिलिटी, रोड टूटा पड़ा हुआ है, अभी तक बहुत जगह रोड टूटी पड़ी है लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। बिजली राइट टाइम पे आती है, फिर राइट टाइम से चली जाती है। लगता क्या है आपको, बिल्डर से ज़्यादा समस्या है आपको या प्रशासन से ज़्यादा? बिल्डर और प्रशासन दोनों से समस्या है, कोई नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि यहाँ पर हमने सोसाइटी में अभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं। अगर कई बार लगता है कि कोई रिश्तेदार आ भी जाता है तो वो यहाँ सोसाइटी के अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि सड़कों पे इतने गड्ढे हुए पड़े हैं। चाहे आगे वाला गेट हो, मेन गेट, चाहे पीछे वाला हो, कम से कम 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हैं और पानी के नीचे कहाँ कितना बड़ा गड्ढा होगा कुछ नहीं पता। मतलब बरसात के दिनों में और मुश्किलें ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या इसका कोई समाधान हुआ है पहले? कभी सड़कों को दोबारा रिपेयर किया हो, कभी आपको पता है क्या? मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पर कभी पहले हुआ है ये, क्योंकि मैं तो वैसे अभी शिफ्ट हुआ हूँ सेक्टर 85 से, लेकिन देखता पहले भी रहा हूँ मैं, तो लगता नहीं है कि पहले यहाँ पे कभी सड़कें बनी भी होंगी। मतलब पता नहीं चल रहा है कि गड्ढे सड़कों में हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि ये जो मूलभूत सुविधाओं में अगर इनकी गिनती करें, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अगर ऐसी सुविधाएं मुयस्सर नहीं हो पा रही हैं तो फिर बाकी तमाम चीज़ों के लिए कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं 2018 में यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो उससे 18 से अब तक तो हालत बदतर ही हुई है। आउटलुक जाने, आप एक बार आप बाहर होके आते हैं तो दोबारा कान को हाथ पकड़ लेते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा 1 हफ्ते तक बाहर। तो यही समस्या सबके लिए बहुत बुरी हालत है। आउटलुक सुधारा जाना चाहिए आरपीएस का खास तौर। क्या बिल्डर, ऐसा नहीं लगता कि बिल्डर ने ठगा है आपको? झांसे में लेकर और आपको फ्लैट तो आपने ले लिया, लगता होगा कि सपनों का घर है, बहुत अच्छा होगा, वादे ज़रूर किए होंगे बिल्डर ने, लेकिन अब वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ये आपने ठीक कहा है कि जो उन्होंने हमें दिखाया था वो सपना, वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। लाइट जाती है तो
2-2 घंटे लाइट नहीं होती है। रेड लाइट से 25 रुपये 26 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारे से चार्ज किया जाता है, तो कहाँ तक हम भरेंगे? ऐसा क्यों है सर? 25, ये तो बहुत बड़े अमाउंट है। अगर एक यूनिट के 25 रुपये लिए जाए। हमारे पास लाइट आती है तो 26 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारे चार्ज किया जाता है, तो ये तो बिल्डर को देते हैं, हम क्या करें? तो ये तो मनमानी होगी सर बिल्डर की, जिस तरह से ये आपने बिजली पानी की बात कर रहे हैं लगातार, ये तो एक तरह से कहें तो बिल्डर की भी मनमानी और प्रशासन सुन नहीं रहा है। बिल्डर की मनमानी तो इसलिए है कि हमारा यूनिटी थोड़ा कमज़ोर है। हम जब इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो कोई इधर चले जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं। बिल्डर और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। हम बिल्डर के पास जाते हैं तो प्रशासन का डर दिखाता है, प्रशासन के पास जाते हैं तो हमें तसल्ली दे के भेज देते हैं कि जाइए हो जाएगा। जहाँ तक रास्ते की सवाल है, हम भी आज 4 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। इतने प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने एक ये बनाई थी, RWA बनाई होगी। RW बनाई, मगर RW का भी कोई सुनवाई नहीं होता है। पहले अकेले जाते थे तो धमकाते थे, फिर RW बनाई, उनका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है। जहाँ तक चारों तरफ रोड की है, तो रोड यहाँ एक बिल्डर लॉबी ऐसे बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे तो रोड बन जाएगी, वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। उनका जहाँ फ़ायदा होगा, जहाँ बिल्डर लॉबी अपना प्लाट बना रहे हैं या एसओ बना रहे हैं, वहाँ पे वो सीमेंटेड रोड बनवा देते हैं, आगे छोड़ देते हैं गड्ढा करके। आज यहीं देखिए, यहाँ तक अमोली तक रोड है, उसके बाद ओरिया के आगे कुछ नहीं है, गड्ढे हैं। गाड़ी कहाँ से गुजारें वो समझ में नहीं आता, पानी के गड्ढे में। तो हमारा यही प्रशासन से अनुरोध है कि बड़े बड़े को तो आप देखते हो, थोड़ा छोटे कॉलोनियों को भी देखो, सोसाइटियों को भी देखो, वहाँ भी आदमी रहते हैं और उनका भी ख्याल रखा जाए। बस लेकिन हक तो सभी का है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है सर। इसमें हक तो सभी को है कि वो सुविधाएं उनको उसी तरह से मिलें, लेकिन मिल नहीं रही हैं। जो मेरे साथियों ने कहा है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो एक अलग से जो है मैं दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे जो फ्लोर बने हुए हैं, ये बाहर से जो सीमेंट आप नज़र आ रहा होगा, हाँ जो बताइए, ये सामने जो सीमेंट उधड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मैं 2018 में मैं यहाँ आया था, 1 साल मैं किराए पे रहा, फिर मैंने यहाँ ख़रीद लिया मकान। तो सिर्फ यहाँ का वातावरण देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी ये जो चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पिछले 2018 से तो मैं इनको ऐसे एज इट इज़ देख रहा हूँ। जो मेंटेनेंस हमारी जाती है वो प्रॉपर तरीके से वो यूज़ नहीं हो रही। तो इसका मतलब डर लगा रहता है कि कभी भी कुछ गिर सकता है, प्लास्टर बार बार झड़क रहा है। प्लास्टर हो चुका है, मतलब यहाँ कई बार मतलब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़े हैं, प्लास्टर या इस तरीके की मतलब घटनाएं हुई हैं जिसमें मतलब जो है लोग बाल बचे हैं। तो ये क्या लगता है आपको, किसकी कमी है जिस तरह आप ये मकान भी कमज़ोर हो रहे हैं, जर्जर हालत में पहुंच रहे हैं? लगातार हादसे की बात अंकल जी भी कर रहे हैं। देखिए 2010 में हमने इसको बुक कराया था, 2015 में 2 साल का देने के बाद 2015-16 में दिया पोजीशन। फिर जब हम लोगों ने पोजीशन लिया तो बहुत सारी कमियां दिखाई, तो फिर उन्होंने कहा हम इसको जब सारी सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगी तो हम सारा प्लास्टर वर्क फिर से करेंगे। तो प्लास्टर वर्क फिर बाद में जब अभी हुआ तो फिर जब अब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं हमारा टाइम ओवर हो गया है मेंटेनेंस का, अब हम नहीं करेंगे। पहले सबको यही बोलते थे कि जब सारी सोसाइटी एक साथ हैंड ओवर करेंगे तब हम इसका प्लास्टर वर्क कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारा 5 साल का जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरा हो गया है। जैसे मैडम ने बताया एसटीपी भी इन्होंने कहा हम बनाएंगे, कभी ये नहीं कहते हम बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं हैं। टाइम पूरा होता जा रहा। ऐसे डीजी देना था, डीजी नहीं दिया, पुराने डीजी चल रहा है, पोल्यूशन के मेंटेनेंस ज़्यादा जा रहा है, पुराने डीजी चल रहे हैं, पोल्यूशन खूब हो रहा है। ग्रेप जब लागू होता है तो और मुश्किल बढ़ जाती होंगी। अब डीजल जनरेटर चलते रहते हैं, पावर कट होती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो बिल्डर अपने उसमें छुटा। अब बिल्डर से अगर हम एसटीपी के लिए बात करने जाते हैं उनके ऑफिस में तो वो कोर्ट में केस डाल देता है कि ये हमें धमकाने आए थे। तो इस तरह से हम लोगों को अरेस्ट करते हैं। अब कई 11 रेजिडेंट के ऊपर उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये हमें धमकाने आए थे ऑफिस में। अब उनसे बात करने जाते हैं तो फिर वो ये धमकी दे देते हैं हम आपको कोर्ट केस कर देंगे। अब कोर्ट केस लड़े, उसमें 50-70 हज़ार रुपये खर्च हो गए। तो बिल्डर रेजिडेंट को परेशान करता है कि ये हमारे तरफ किसी तरह से प्रेशर न बनाए। प्रेशर बनाने की आप बात करें, प्रेशर चोरी और सीना चोरी, कुछ इस तरह के हालात हो गए हैं बिल्डर के। बहुत ज़्यादा इस टाइप के हालात हो गए हैं। मैं तो 4-5 साल पहले आया था, अपनी पूंजी पूरी अपने खुद पर्सनल लिया है मैंने अपना, कि बच्चों की फैसिलिटी ये सब चीज़ें मिलेंगी, स्कूल्स वगैरह मिलेंगे।
लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाता हूँ तो बाहर जो बुरा हाल है रोड का, आज भी रोड बनाई है इन्होंने, अमृता वो मोदी जी आ रहे हैं, अमृता नाम से रोड बनाई है। रोड भी ऐसी बनाई है कि वो मुझे नहीं लगता 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा चलेगी। इतने सालों से देखते कि आज रोड बनेगी बनेगी बनेगी, वो रोड पूरी बन गई है लेकिन वो खड्डे दोबारा हो जाएंगे। वो टेम्परेरी रोड बनाई है और ये बाकी ये खड्डे वड्डे इतने सारे हैं यहाँ पे, फिर बिल्डर भी कुछ नहीं करता। पीछे जाओ, पीछे से ले आओ, किसी रिश्तेदार को लेके आओ, वो भी कहता है कि क्या सोसाइटी की हालत है। कल ही एक इंसिडेंट हुआ है, व्हाट्सएप में आया है कि एक प्लास्टर गिर गया, छज्जे का गिरा है और वो उसने ये और लिखा है कि मैं बच गया बाल बाल। और ऐसे इंसिडेंट हमारे पास कई रिकॉर्डेड हैं कि वो इतने बड़ा एरिया, कम से कम 2-2 3-3 फुट का छत पे से आपका प्लास्टर गिर चुका है, लेकिन बाई लक वो वहाँ पे नहीं थे, बच गए। बिल्डर को फ़ोटो भी भेजी है तब भी कोई रिपेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कहाँ गलत जगह पैसा मैंने लगा दिया। अब लगा दिया है, बिल्डर से हाथापाई भी करते हैं, वो कहता है कि भैया केस कर देंगे। बस यही हम इसलिए ना थोड़ा डर के बैठते हैं। प्रशासन से यही अपील है कि यहाँ पे भी कुछ सुविधाएं दें। हम भी यहाँ टैक्स देते हैं, ऐसे नहीं है कि हम भी पैसा देखें, रजिस्ट्री के पैसे भी हमने दिए हैं, यहाँ पे अच्छा पैसा दिया है रजिस्ट्री का हमने, तो उसकी हमें सुविधाएँ दें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने, नया सुने तो हमें लगता है कि ऐसा लगता है कि हम फजूल हैं, यंग जनरेशन है, हम कमा के दिए जा रहे हैं, हमें सभी सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही यहाँ से। तो ये थोड़ा सा हमें ना दुख होने लग गया अब। देखिए बड़े सवाल हैं इस तरह के, अगर कोई इस तरह की बात करते हैं कि बिल्डर धमकाने की कोशिश करता है, और ये जो हालात आप जिक्र कर रहे हैं ये लगातार बार बार कि इतनी ज़्यादा परेशानी है, पछता रहे हैं वो, ना तो बिल्डर सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। हाँ, यहाँ पर ये तो अक्सर होता रहता है कि बिल्डर किसी तरह की भी कोई भी कार्रवाई इन रिपेयर में या किसी तरह की कोई करता नहीं है। और इससे पहले भी एक बार प्लास्टर स्टार्ट किया था और वो अधूरा छोड़ के बंद कर दिया। करीब 3-4 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था और अधूरा छोड़ के बंद कर दिया। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ये हल नहीं कर रहे। लेकिन एक बीच में सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी बहुत ज़्यादा पुरानी सोसाइटी तो है नहीं, इसका क्या माने, मटेरियल ख़राब लगाया है इसलिए ऐसा हो रहा है प्लास्टर? हाँ, यहाँ का मटेरियल इतना ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी प्लास्टर टिका हुआ नहीं है। सब अब अंदर से ईंटें भी एकदम पिल्ली ईंटें निकल रही हैं, जो प्लास्टर झड़ता है उसके नीचे से एकदम पिल्ली ईंटें हैं। और हर एक को जो भी रिपेयर करवाता है उसे पहले अपना पूरा प्लास्टर झड़वा के और दोबारा से प्लास्टर करवाना पड़ रहा है। एक बार दोबारा से मकान को कहें तो दोबारा से बनवाया जा रहा है, तब जाके रहना पड़ता है उसमें। बाकी समस्याएं तो ऐसा है, सब हमारे साथियों ने बताई दी हैं। बाकी हम जब यहाँ पर मकान लिया हमने, तो हमने सोचा था कि जैसे हमें सेक्टरों में और फैसिलिटी मिलती है, एक कम्युनिटी सेंटर मिलता है, RW यहाँ बनी है, RW का एक ऑफिस मिलता है, वो भी इन्होंने कोई प्रोवाइड नहीं किया है। और लोग मंदिर की भी डिमांड करते हैं, इवन कि जहाँ बंदा रहता है उसके आसपास ये 3-4 सुविधाएं तो उसको होनी चाहिए। उसके लिए आदमी कहाँ जाए? RW अपना मीटिंग करती है तो वो कहाँ करे? अपने घर में कर रही है, पार्क में कर रही है। ये कोई कहीं नहीं है कि भाई RW को उसको ऑफिस भी ना दिया जाए। बिल्डर ने एक ऑफिस की जगह तक भी नहीं दी है। कोई टीन शेड बनाने की भी प्रोविज़न नहीं है। जैसे अभी IP कॉलोनी का मुद्दा उठा था कल परसों, तो वहाँ IP कॉलोनी में लोगों ने क्या किया, रोड को पूरा जाम कर दिया और उन्होंने अपनी डिमांड करी, पूरी रोड जाम कर दी उन्होंने। और उसके बाद अपना इशू उठाए उन्होंने कि भाई हमारे पास ऑफिस नहीं है, बनाया तो तोड़ दिया। तो यहाँ भी यही बेसिक डिमांड जो है हमारी बाकी तो सब बता ही दिया सबने। मैम आप से जानना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि इसमें आप जब रह रहे हैं तो ये दिक्कतें आपको भी आ रही होंगी? हाँ बता दीजिए आप, कोई बात नहीं, आप इसी सोसाइटी के हिस्सा हैं आप भी। हेलो, जब हमने घर लिया था तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि बड़ा स्विमिंग पूल होगा। मैं तो आज 4 साल हो गए यहाँ रहते, मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा। एक खड्डा सा खोल के रख दिया है और उसमें पानी गंदा भर दिया है कि हम स्विमिंग पूल शुरू कर दें। ये भी करते करते मेरे ख्याल 8-7 महीने हो गए हैं। जस्ट शो कर दिया, पर कोई स्विमिंग पूल का आगे कोई काम नहीं चल रहा। और इतना अच्छा वो होटल बनाया, होटल में उसमें एक कम्युनिटी हॉल दिया, वो तो हमारा है ना, पर उसने तो एज ए बिजनेस शुरू कर दिया। बाहर के लोग आएंगे और जिम करेंगे और हम लोगों रेजिडेंट्स से पैसे लेंगे। क्यों लेंगे हमारे से रेजिडेंट्स से पैसे? हम तो पहले पेमेंट कर चुके हैं, क्लब की भी कर चुके हैं, जिम की भी कर चुके हैं, स्विमिंग पूल की भी कर चुके हैं, अब क्यों हम देंगे? बिल्डर से इस बात को लेकर अगर बात करते होंगे कि भाई क्यों दिए जाएं पैसे तो आपको? वो लड़ाई चल रही है, पर हम रेजिडेंस वाले यही बोल रहे हैं हम पैसा कोई नहीं देंगे। और स्विमिंग पूल भी नहीं तैयार किया। बिल्डर इसमें भी फायदा अपना देख रहा है? अपना ही देख रहे हैं और किसका देख रहा है?
क्या लगता है मैम, जब इस तरह की समस्याएं जब सामने आती हैं तो क्या शासन के पास में या प्रशासन के पास भी तो आवाज़ पहुंचती होगी, और बिल्डर तक तो पहुंच रही है। अगर बिल्डर नहीं सुनता है तो लाजमी सी बात है कि प्रशासन को सुनना चाहिए, फिर क्यों नहीं होती है सुनवाई? सुनवाई बस ये कह देते हैं कि हाँ जी हम करेंगे करेंगे, हमको भी लगता है दिलासा दे के भेज देते हैं। बस यही है कि अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं और आपको इसीलिए इनवाइट किया है कि आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाइए। देखिए, बड़े सवाल हैं। बिल्डर सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि आप पर फिर अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी बिजली कट हो जाएगी, पानी नहीं आएगा, तो ये तो ब्लैकमेलिंग होगी फिर बिल्डर की। क्या ब्लैकमेलिंग है? उसके साथ में हम RWA में 3 बार से RWA बन रही है, हम तीनों बार उसमें हैं। इसके लिए हम नरेंद्र गुप्ता जी के पास भी जाते हैं, नेताजी के पास भी जाते हैं। वो कहते हैं कि MCF में आ जाएगा, उसके बाद में आपको सुविधाएं मिलेंगी। MCF में आ जाने के बाद क्या होगा, वो एक नोटिस देगा बिल्डर को कि भैया ये सुविधाएं पूरी करो, नहीं तो पैसे जमा करो। वो पैसे जाएंगे MCF में, वो सब गोलगप्पे खा करके बराबर कर देंगे। हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। बिल्डर के पास जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो प्लास्टर हुआ है कि इसमें तो आपने ये सारा प्लास्टर गिर रहा है, इसमें आपने तो रेत लगा दी है, तो उसका जवाब होता है कि उस समय तो रेत वो सारा बंद था, हमने तो मिट्टी लगाई है। सीधे कहता है रेत पे बंद था इसलिए हमने सारी मिट्टी लगाई है। अब बताइए क्या करें, करने को तैयार नहीं है। तो सुविधाएं कोई नहीं है। लगातार अब आरोप इस बात को भी लग रहे हैं कि बिल्डर और प्रशासन मिले हुए हैं, तो फिर ऐसे में फिर समाधान क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लगातार लड़ाई लड़ती रहती हैं तमाम सोसाइटी की? सर, हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, प्रशासन के पास जाके ज्ञापन भी दिए हैं। प्रशासन के पास जो पैसा है ना, वो पैसा लगा रही है 2-2 करोड़ के बाथरूम बनाने में, जिसको कि भारत की आम जनता यूज़ करना भी नहीं जानती। और उनकी हालत ऐसी है, फरीदाबाद में 10 बाथरूम है 2-2 करोड़ के। उसमें अगर आप एक बार चले जाओगे गलती से तो आपको सीधे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और लाइट चली गई तो आप वहीं शायद ख़त्म भी हो सकते हो, सॉरी टू से। और यहाँ जो हालत है बिल्डर के, जो बाउंसर यहाँ पर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैं पाम्स की और पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की कहती हूँ, यहाँ जितनी भी बिल्डर ने मेंटेनेंस एजेंसियाँ रखी हुई हैं उन सब पे उनका पूरा वर्चस्व है, और एक बिरादरी विशेष का वर्चस्व है जो सिर्फ डराने और धमकाने का काम करती है। उसके अलावा जब हम कोई भी सुविधा के लिए बात करते हैं तो कहते हैं जी मेंटेनेंस बहुत कम है। यहाँ अभी आप देखेंगे कि टाइम होने वाला है कि स्वीपर भी आ जाने चाहिए, माली भी आ जाने चाहिए, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आएंगे। उनकी आदत ऐसी डाल दी है कि 10 बजे तक तो वो काम के लिए अपडेट नहीं होते, 11 बजे वो अपडेट होते हैं, 2-4-5 घरों में काम करते हैं, 10-10 दिन तक लोगों के यहाँ सफाइयाँ नहीं होती। घास अभी रिसेंट में कटी है थोड़ी बहुत, और वो उठती नहीं है 3-3 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, इनके 3 प्रोजेक्ट हैं बिल्डर के, पाम्स ड्राइव, पाम्स औरिया। तो यहाँ के जो लेबर है ये उसको वहाँ पे भेज देते हैं काम करने के लिए। हमें कहते हैं कि 5 बजे के बाद हम भेजते हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ 5 बजे तक है, लेकिन जब हम कभी भी चेक करने निकलते हैं तो हमें 2 बजे बाद कहीं मिलते ही नहीं, और कभी कभी तो सुबह भी भेज देते हैं। हमें दिखाने के लिए कहते हैं कि 18 सिक्योरिटी है, 17 स्वीपर है, 17-18 माली है। तो आप बताइए 50 का आंकड़ा कहीं आपको दिखता है? तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं, चाहे सोसाइटी की पाम की बात करें, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद के और बाकी के हिस्सों की बात करें, इसी तरह से तमाम समस्याएं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तो मुद्दे उठ ही रहे हैं पाम सोसाइटी के। और क्या लगता है आपको, ऐसा कि ये चीज़ें हैं जो बिल्डर को करनी चाहिए थी या फिर प्रशासन को करना चाहिए था? देखिए सर, सबसे ज़्यादा यदि त्रस्त हैं तो बिजली को लेकर के हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ जो बिजली का फ्लक्चुएशन है सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं एक एक करके जो है ख़राब होते जा रहे हैं। किसी का एसी का PLC फूका जा रहा है, तो किसी का और भी गैजेट्स फूके जा रहे हैं। तो ये तो दूसरी बात, जब एक बार लाइट चली जाती है तो दोबारा जो जेनसेट पे जो आता है लाइट, उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो जो स्विच ओवर जो ऑटोमेटिक होना चाहिए, एक तो वो नहीं है, दूसरा फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, तीसरी ज़्यादातर लाइट जो यहाँ की जो सैंक्शन लोड है वो दूसरे जो साइट्स जो काम चल रहे हैं वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है दूसरे जगह, जो इनकी ड्राइव की साइट्स हो या फिर जो यहाँ पे दूसरे मॉल वगैरह में जो है। एक्चुअली क्या है, ये मॉल वगैरह का कॉन्सेप्ट एक इसका दूसरा पहलू है, उस पर भी डिटेल्स में जा सकते हैं। लेकिन मेन क्या है कि हम पहले रेजिडेंशियल को जो सप्लाई होनी चाहिए थी वो क्या करते हैं, वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रोक होनी चाहिए। और जो फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पर, जो मेंटेनेंस है केबल का बार बार फूक जाना, ए ब्लॉक में या कभी डी ब्लॉक में पता चला यहाँ लाइट आ रही है, दूसरे ब्लॉक में नहीं आ रहा है, क्यों? जो केबल फूक जा रहा है। तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कैपेसिटी होनी चाहिए,
तो वो उस हिसाब से वायरिंग है भी नहीं, जिसके कारण भी ये आ रही है। तो मेन तो एक है कि बिल्डर के लेवल पे जो होना चाहिए, जिस लेवल का यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। बिल्डर फैसिलिटी नहीं दे रहा है, बिजली की बड़ी समस्या है, उपकरण फूक जाते हैं चूंकि फ्लैक्चुएशन है। ऐसे में ना केवल बिजली बल्कि पानी, सीवर, सफाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन हमारे साथ में देखिए विंग कमांडर हैं सत्येंद्र दुग्गल जी, उनसे क्योंकि लगातार आप ग्रेटर फरीदाबाद की आवाज़ उठाते रहते हैं प्रशासन के सामने चाहे सरकार के, क्या लगता है आखिर क्यों बिल्डर से सब परेशान हैं? चाहे इस सोसाइटी की बात करें, ग्रेटर फरीदाबाद बाकी तमाम सोसाइटी हैं, वहाँ इसी तरह की समस्याएं सामने आती हैं। देखिए, आपने आज इनको सुना, इसके पहले आपने SRS रॉयल हिल्स ब्लॉक ई BPTP के और पार्क फ्लोर 2 में भी आप गए, आज यहाँ पर हैं। इनफैक्ट एक जगह और भी जाना था और काफ़ी लंबी लाइन है, लोग बोल रहे हैं कि हमारी भी समस्याएं हैं कि सुनो। मैं इन समस्याओं से थोड़ा एक आपको अलहदा, आपको एक अलग एस्पेक्ट बताता हूँ। इस सब एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या है? इस एक्सरसाइज का पर्पज़ ये है कि ताकि हम एक कंपेंडियम, एक लिस्ट तरीके का हम एक इकट्ठा कर लें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, रेजिडेंट के लिए ऑफिस में जाना, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का ऑफिस हो या वो कोर्ट हो, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से कोर्ट में भी अगर हमने समस्याएं डालनी हैं तो उसमें भी पैटिशनर 1, 2 या 3 होंगे, सब नहीं होंगे। तो एक बताने के लिए कि देखिए समस्याएं सभी को हैं, एक CD हो, एक कोई पेन ड्राइव हो जिसमें कि ये सब बातें लिखी हुई हों, क्योंकि हमारे लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम है कि जो ग्रेटर फरीदाबाद में इस समय लोग आके रह रहे हैं वो या तो व्हाट्सएप वॉरियर्स हैं या वो सैटरडे संडे वॉरियर्स हैं। उनके पास में समय नहीं है कि वो जाकर किसी से रेगुलरली मिल सकें, और ये समस्याएं तभी सॉल्व होंगी जब वो किसी से पर्सनली जाकर मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं दुग्गल साहब। जिस तरह से RPS पाम में तमाम लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और पिछले लगातार कई सालों से ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन, और ना ऐसे में बिल्डर, चूंकि बिल्डर पर तो आरोप इस बात को लेकर है कि ब्लैकमेल कर रहा है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं RPS पाम की। इस बार वॉइस ऑफ फरीदाबाद में इतना ही, अगली बार फिर किसी सोसाइटी के साथ होंगे वहाँ की समस्याओं के साथ। नमस्कार।